कवियों के साथ कई कवि सम्मेलनों में हिस्सा भी लिया था। देखिए, जब मैंने गीत लिखना शुरू किया था उस समय कवि सम्मेलन चलते थे, बहुत होते थे। उस कवि सम्मेलन की बड़ा महत्व था। बड़े बड़े देश के कवि शायर लोग भाग लेते थे। मेरा सौभाग्य है, मैत्री चंद जी गुप्त के साथ काव्य पाठ किया, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ पाठ काव्य किया, निराला जी के साथ किया, पंत जी के साथ किया, महादेवी के साथ किया, जनगत जी के साथ किया, सुमन जी के साथ किया, बच्चन जी के साथ किया। जितने बड़े बड़े शायर कवि थे उनके साथ किया, और साथ साथ बड़े से बड़े शायर के साथ भी काव्य पाठ किया। जिगर साहब सबसे पहले मैंने सुना, फिर फराक साहब के साथ मैंने काव्य पाठ किया, शायर के साथ मैंने काव्य पाठ किया, शकीर के साथ मैंने काव्य पाठ किया, कैफी आदमी के साथ मैंने काव्य पाठ किया, एहसान दानिश के साथ मैंने काव्य पाठ किया। यानी ऐसा उर्दू कोई बड़ा शायर नहीं छूटा जिसके साथ मैंने काव्य पाठ न किया हो। नीरज को जनवादी कवि कहें या मानवीय कवि या फिर श्रृंगार का कवि, फर्क कर पाना जरा मुश्किल लगता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनकी कविता का मूल तत्व। एक बार नेहरू जी ने कोई प्लान किया जिसमें गरीब आदमी को, पत्रकारों को शोषण था। मैं गीत दिखाता हूँ। बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भोरे चवन में, साथियों आंधी उठाने का जमाना आ गया है। स्वर्ण की झंकार ने ऐसा किया है छल समय से, चातकों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। चातकों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। सूलियों पर भी नहीं जिसकी गर्दन हुई कभी खम, वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है। खून में कलमें डुबाने का जमाना आ गया है। और उनके लिए मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि वो उनके फिल्मों में भी उन्होंने यही संदेश दिया, आदमी हूं मैं, आदमी से प्यार करता हूं, बस ये अपराध मैं हर बार करता हूं। तो वो मनुष्य के प्रति बहुत सजग हैं और ये चाहते हैं कि जो दोष हैं दूसरे सामाजिक में, चाहे वो सांप्रदायिकता हो या उससे सबसे ऊपर है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में मैं देखता हूँ। नीरज की दिनचर्या हमेशा ही काफी व्यस्त रही। सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले तक कई तरह के काम वो दिन भर में करते हैं, और उनका यह सिलसिला, काम करने का यह सिलसिला 88 साल की उम्र तक वैसे ही जारी रहा। दिनचर्या क्या है कि भाई सुबह उठता हूँ 7 बजे 8 बजे, टॉयलेट जाने के बाद नहाया धोया, उसके बाद बाहर जाके बैठ जाता हूँ। यहाँ नहीं पढ़ सकता मैं। बात हुआ, अखबार हुआ, हेडलाइन पढ़ ली, उसके बाद पत्र आते हैं, किताबें आती हैं, ये लगा आता है हमारे पास लिखने का, उसका राइटिंग अच्छा है तो 10:15 बजे करीब आता है वो, उसको लिखवाता रहता हूँ। जब तक बाद धूप बहुत तेजी हो तब तक 12-1 बजे चला जाता वो। उसके बाद खाना वाना खाया। नीरज ने जो भी काव्य साधना अपने जीवन में की, उसमें से ज्यादातर को पुस्तक का रूप प्रदान करने में दिल्ली के प्रकाशक आत्माराम एंड सन्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। नीरज के जीवन से जुड़े इस पहलू पर हमने इस प्रकाशन के सुधीर कुमार से चर्चा की। नीरज जी और आत्माराम एंड सन्स का संबंध 1950s से है, और नीरज जी के करके ही शायद आत्माराम एंड सन्स है। नीरज जी की कविताएं पढ़ते हुए लोग इस कंपनी को जानते हैं। उनकी जो लेखन है उस पे लोग जब चर्चा करते हैं तो आत्माराम एंड सन्स का जिक्र आता है। एक पब्लिशिंग हाउस को ऑथर बनाता है। जब ऑथर पॉपुलर हो जाता है तो वो पब्लिशिंग हाउस ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाता है। शायद 1950s में इनकी पहली किताब आसावरी करके आत्माराम एंड सन्स से आई है, जो मेरे को जानकारी है। साहित्य साधना के अलावा नीरज ने
ज्योतिष पर भी काफी काम किया है और अपने ज्योतिष के इन्हीं गुणों के चलते नीरज अपनी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी करने से संकोच नहीं करते। मैं ज्योतिष भी जानता हूं। मेरे भीतर तुला में शनि है, तुला में शनि लग्न में, तुला में शनि अटल बिहारी वाजपेयी का भी है। हम अटल बिहारी वाजपेयी कवि के रूप में जन्म लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे साथ कभी समय जाया करते थे शुरू से, समझा। जीवी कॉलेज में पढ़ते थे वो, मैं वहाँ होटल में रहता था। 2 बार मुझे लेकर गई अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी तुला में शनि है और हमारा लैंग्वेज एटीट्यूड भी वही है। डिफरेंस सिर्फ 9 डेज का है। तैरपुर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। मैं बहुत गरीब घर में पितृहीन बालक, बचपन में 10 साल दूसरे घर में रहकर पड़ा, लेकिन मेरी कुंडली में लिखा था विश्व विख्याता। नीरज को मानवता का, प्रेम का, उपासना का और जीवन का कवि माना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के चलते उनका फिल्मों में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिल्म जगत में उनके सबसे करीब रहे देवानंद। उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने गीत लिखा था, वो थी नई उम्र की नई फसल। वह फिल्म तो नहीं चल पाई, लेकिन उसका गाना कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे बहुत पहले ही हिट हो गया था। सपने झरे फूल से मीत चुभे शूल, मिट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े